तो वेरी गुड आफ्टरनून ऑल, वेलकम टू पीएससी इंस्टीट्यूट। तो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में लास्ट हमने जलियांवाला बाग मैस्करे और हमारे रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसी सेशन को या बोल सकते हैं कि इस सेशन में हम लोग खिलाफत मूवमेंट और असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेन चीज यहीं पे हम लोगों को दो यहाँ पे मेन टॉपिक्स को कवर करना है कि खिलाफत मूवमेंट क्या था, ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, इसमें मतलब कौन कौन से मूवमेंट्स में साथ दिया गया था, या किस तरीके से ये इंडिया से या हमारे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है या हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर वहीं पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करते थे। असहयोग आंदोलन जो है उसको पढ़ेंगे हम लोग, किस तरीके से स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, खिलाफत मूवमेंट से इसका कैसे रिलेशन है। तो उसी तरीके से हम लोग अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे खिलाफत मूवमेंट से। तो खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट की स्थापना या किसने स्टार्ट किया गया था। तो निम्नलिखित में से किसने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी, सभी लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से ये चीज पढ़ के आए हैं कि जो खिलाफत मूवमेंट है वो दो भाइयों ने स्टार्ट किया था। वो दो भाइयों के नाम क्या है, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ये दोनों के दोनों भाइयों ने खिलाफत मूवमेंट आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। कहां पर की थी, भारत में की थी। ठीक है, भारत की बात हम लोग कर रहे हैं कि इंडिया में जो खिलाफत मूवमेंट है उसको किसने स्टार्ट किया था। तो उसको किसने स्टार्ट किया था इंडिया में, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। किस ईयर में किया था, 1919 में किया था। अब इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट क्यों किया गया था। अब मेन स्टोरी यहां से क्लियर आपके समझने के लिए है, अपने पेन को या अपनी बुक्स को बंद कर देना। यहाँ पे जो समझने की कोशिश है, जो समझने वाली चीज है उसको समझ लेना, वो चीज आपकी बुक में नहीं दी होगी। तो मेन चीज यहाँ से हमारी जो बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी समझना जरूरी है ना। इस मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, हर चीज हम लोग अभी तक यही करके आ रहे हैं। होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ा तो वो भी हमने समझने की कोशिश की थी कि उसको स्टार्ट किसने किया था, कैसे किया गया था। ठीक है, उसमें था क्या। तो खिलाफत मूवमेंट सब लोग पढ़ के आए हैं। तो खिलाफत मूवमेंट हमने ये देख लिया कि दो लोग, भारत में दो लोगों ने इसको शुरुआत की थी। कौन थे, एक शौकत अली और मोहम्मद अली। स्टार्ट क्यों किया गया था, ऐसा क्या रीजन था इसको स्टार्ट करने का इंडिया में। हाँ, कोई जिसको अच्छे से आता हो वो बताओ भैया। हाँ, तो वही तो है। चलो हार गया था, फिर हारने के बाद क्या हुआ था। साइलेंस, जो बता रहा है उसकी बात सुन लो वरना आप लोग बता दो फिर। चलो ठीक है, मतलब कि अगर देखें तो 40% स्टोरीज लगभग सही है, बाकी की 60% और कौन बताएगा। और कोई इसमें और चीजें ऐड करना चाहेगा। और ठीक है, तो देखो इनने पूरी बैक स्टोरी बता दी, उन्होंने एक चीज ऐड कर दी, बस खलीफा वाला जो चीज उन्होंने छोड़ दी थी वो चीज उन्होंने ऐड कर दी कि खलीफा की पावर को लगभग खत्म कर दिया गया था। ठीक है, यही कहने की कोशिश कर रहे हो। और नेक्स्ट कोई और चीज बता सकते हो। तो वो टर्की नहीं होगा, फिर ऑटोमन एम्पायर होगा। टर्की तो बाद में टूटने के बाद। ठीक है, तो ऑटोमन एम्पायर की बात कर ली। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, तो रिलेटेबली हमारे पास 60% डाटा आ गया है, बाकी का 40% यहाँ पे कवर करने की कोशिश करो। देखो हम लोग कहाँ से स्टोरी स्टार्ट करेंगे, हमारी वर्ल्ड वॉर 1 से। ठीक है, तो हमारी जो रॉलेट एक्ट की कहानी थी वो भी वर्ल्ड वॉर 1 से ही स्टार्ट हुई थी।
तो यहाँ वाली जो कहानी है हमारी खिलाफत मूवमेंट की, वो भी वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट हो रही है। अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में बेसिक क्या हुआ था कि दो पावर्स के बीच में ये लड़ाई हुई थी। एक थी हमारी अलाइड पावर्स, ठीक है, दूसरी थी हमारी सेंट्रल पावर। जो अलाइड पावर थी, बोल सकते कि उसमें सहयोगी कंट्रीज ने साथ लिया था। कौन कौन सी कंट्रीज थी मेनली बोल सकते हो? एक हमारी फ्रांस थी, एक ग्रेट ब्रिटेन थी, जिसको हम लोग यूके की बोल सकते हैं या इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, पर ग्रेट ब्रिटेन बोलेंगे। पर वो अब आगे वाले सेशन में बताऊंगा कि ग्रेट ब्रिटेन है वो क्या है, ब्रिटेन क्या है, यूके क्या है, तो ये सब अलग अलग चीजें हैं। अभी हम लोगों को बस इतना पढ़ना है कि जो इंग्लैंड वाले लोग थे वो ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। तो फ्रांस हमारी बोल सकते हैं एक कंट्री थी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी यूके मान लेते हैं, जो यूनाइटेड किंगडम या बोल सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन बात कर ली हम लोगों ने। इटली इसमें शामिल थी, जापान इसमें शामिल थी, ठीक है। एक और कंट्री थी जो कि उसने बहुत लेट एंट्री की थी। वो कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे बाद में अलाइड पावर को ज्वाइन किया था? अमेरिका। तो 2017 की बात करें तो 2017 में किसने ज्वाइन किया था? यूएसए ने किया था। तो 2017 में जब यूएसए ने इस वॉर को ज्वाइन किया तो वैसे ही वॉर खत्म हो गई थी, क्योंकि उस टाइम पे यूएसए क्या थी? शक्तिशाली थी। तो जिस तरफ बोल सकते कि यूएसए ने शामिल हो गई थी, उस तरफ वो क्या हो गया था? वो पक्ष जीत गया था। तो वहीं पे हम सेंट्रल पावर की बात करें तो सेंट्रल पावर में बहुत आती है, पर मेन 3 पावर कौन कौन सी है हमारी? एक है हमारा ऑटोमन एम्पायर, और कौन सी है? ऑटोमन एम्पायर, और ठीक है हमारी अगर देखो तो यहां पे आएगी ऑस्ट्रो हंगरी, ठीक है, और जो बल्गारिया वाला रीजन है, ठीक है। तो ये 3 मेन चीजें हम लोगों को देखना है। तो अगर यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करोगे तो और भी मिल जाएगा आपको, रशिया वगैरह भी मिलेगी। पर मैंने मेन कंट्रीज की बात करूँ तो एक तरफ हमारी कौन सी पावर थी? अलाइड पावर, और दूसरी तरफ लड़ाई किसकी चल रही थी? सेंट्रल पावर की। अब मैं कंट्रीज यहाँ पे नहीं गिनवा रहा हूँ, पर मेन चीज यहाँ पर है कि यहाँ से समझने की कोशिश करो। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किस किस के बीच में? अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। जीता कौन? किसकी जीत हुई आखिरी में? अलाइड पावर्स की। मैंने अभी आपको बताया जैसे ही यूएसए ने इस वॉर में एंट्री ली वैसे ही किसकी जीत हो गई थी? अलाइड पावर सेंट्रल पावर के ऊपर जीत गई थी। अब जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी वॉर होती है तो वॉर के बाद में एक तरीके की ट्रीटी साइन हुआ करती है। तो उस ट्रीटी के बोल सकते हैं पीस ट्रीटी होती है या शांति प्रस्ताव एक तरीके से साइन होता है। तो वो ट्रीटी जो है वो भी साइन हुई थी किस किस के बीच में? हमारी जो अलाइड पावर्स थी और ऑटोमन एम्पायर के बीच में, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और चीज जोड़ने की कोशिश करो तो यहाँ पे एक और कंट्री थी जिसको हम लोग जर्मनी भी बोलते हैं, ठीक है। जर्मनी वाला केस भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो जर्मनी है उस जर्मनी ने भी इसके साथ में अलाइड पावर के साथ में क्या करा था? एक ट्रीटी साइन करी थी। उस ट्रीटी का नाम बता सकता है कोई? ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है। तो अगर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस की बात करोगे तो ये जो ट्रीटी है वो जर्मनी ने साइन की थी अलाइड पावर के साथ में। बेसिक इस ट्रीटी में हम लोगों को क्या देखने को मिला था? इस ट्रीटी में जो अलाइड पावर्स का जितना भी खर्चा हुआ है इस वॉर में, तो जितनी भी सेंट्रल पावर है जर्मनी जो है वो पूरा का पूरा जो है पैसा देगी अलाइड पावर को, ठीक है। तो इस ट्रीटी में ये साइन हुआ था। पर ये ट्रीटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो ट्रीटी इंपॉर्टेंट है वो किससे रिलेटेड है? ऑटोमन एम्पायर से रिलेटेड है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक ऑटोमन एम्पायर जो कि सबसे बड़ा एम्पायर था उस टाइम पे, वो हार चुका था वर्ल्ड वॉर 1 में। अब वो जब एम्पायर हारेगा तो उसके बीच में और अलाइड पावर्स के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। उस ट्रीटी को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रीटी ऑफ सर्विस, ठीक है। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ सर्विस। तो ये सर्विस ट्रीटी में हम लोगों को क्या देखने को मिला था कि बेसिकली जो ऑटोमन एम्पायर है, अब उस ऑटोमन एम्पायर को कितने भाग में तोड़ दिया जाएगा? 2 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। एक जो टर्की वाला रीजन हम लोग जानते हैं, और दूसरा जो बोल सकते हैं कि नॉन टर्किश कंट्री है, वो सारी की सारी कंट्री किसके अंडर में आएंगी? अलाइड पावर्स के कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है। तो अलाइड पावर में जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये बोल सकते हैं कि इटली है, यूएसए, अब इन सारी की सारी कंट्रीज पे किस पे मतलब वो किस पे पार्ट लेंगी? तो हमारा जो ऑटोमन एम्पायर है, आप देख सकते हो अगले उस पार्ट में हम लोग, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी अलाइड पावर्स है? तो अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारा ये ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। इस ऑटोमन एम्पायर को लगभग बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, जिसको हम प्रेजेंट टाइम पे टर्की के नाम से जानते हैं। और जो दूसरा पार्ट था जिसमें कि मेन कंट्रीज इन्वॉल्व होती थी, एक थी हमारी सऊदी अरब, ठीक है, दूसरा था इराक, ठीक है, फिर था हमारा पैलेस्टीन, ठीक है। तो ये 3 कंट्री जो थी, इसमें सीरिया भी काउंट होता है, सीरिया भी लिख लो। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट पे अब कंट्रोल किसका आ गया था? अलाइड पावर्स का आ गया था।
पर मेन चीज क्या थी कि जो हमारे ऑटोमन एम्पायर के जो हेड होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, खलीफा के नाम से जाना जाता था। और ये वाला जो रीजन है ना, सऊदी अरब वाला रीजन, इराक वाला रीजन, पैलेस्टीन वाला रीजन और सीरिया वाला रीजन, इस रीजन में बहुत सारे इस्लामिक होली प्लेसेस बिलोंग करते थे। इस्लामिक होली प्लेसेस मतलब कि इस्लाम लोगों के, ये मुसलमान लोगों के जो तीर्थ स्थल है वो इन 4 देशों में ही बिलोंग करते हैं। अगर आज के टाइम पे भी आप देखोगे तो ठीक है, तो मक्का मदीना का भी नाम देखा होगा तो सऊदी अरब में ही आता है। पैलेस्टीन का भी आपने नाम देखा होगा, तो जो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई चल रही है जेरूसलम के चक्कर में, तो वो जेरूसलम भी इनका क्या है, एक तरीके से तीर्थ स्थल है। तो जितने भी तीर्थ स्थल है वो चारों, ये वो सारे के सारे किस में बिलोंग करते थे, इन 4 कंट्रीज में बिलोंग करते थे। और ये 4 कंट्रीज का जो बोल सकते कि पार्ट था या कंट्रीज जो थी, अब किसके हिस्से में आ गई थी, अलाइड पावर्स के हिस्से में आ गई थी। किस ट्रीटी के चक्कर में आ गई थी, उस ट्रीटी ऑफ सर्विस के चक्कर में आ गई थी। क्लियर हो गया। तो उस टाइम पे बेसिक हम लोगों को यही देखने को मिला चीज है कि इस पार्ट में ये जोड़ दिया गया था, ये टर्की है, प्रेजेंट डे आपको देखने को मिलेगा। और ये बाकी का जो पार्ट है, इन पार्ट में हमारी कौन कौन सी कंट्रीज बिलोंग करती है, एक सऊदी अरब, दूसरी सीरिया, इराक और पैलेस्टीन। ठीक है, तो अब बेसिक हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि जब इस तरीके की चीजें होना स्टार्ट हुई, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ट्रीटी साइन हुई। अब ट्रीटी साइन करने के बाद जो खलीफा है, उस खलीफा की पावर को भी उन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से खत्म कर दिया। किससे खत्म कर दिया, जो हमने बोल सकते कि इस्लामिक होली प्लेसेस अभी पड़ी उनसे। अगर सीरिया, सऊदी अरब, इराक, पैलेस्टीन अगर अलाइड पावर्स के हिस्से में आ गई, तो खलीफा जो है, ये ऑटोमन एम्पायर का जो हेड है, उस खलीफा की जो पावर है उन चारों देशों से भी खत्म हो जाएगी। उन होली प्लेसेस से या तीर्थ स्थल, जो कि इस्लामों का जो तीर्थ स्थल माना जाता है, उन तीर्थ धर्मों से भी किसकी पावर खत्म हो जाएगी, खलीफा की पावर खत्म हो जाएगी। और इसके कारण जो खलीफा है वो क्या अपने धर्म के हिसाब से उन पे रूल कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो इसी कारण बोल सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड वॉर 1 था, तो वर्ल्ड वॉर 1 में अलाइड पावर्स ने सारी की सारी जो बेसिकली जो होली प्लेसेस थी उनको अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके कारण उन जो जगह थी, उन जगह पे से खलीफा का कंट्रोल जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को ये दूसरी चीज देखने को मिली कि जो ऑटोमन जो सेंट्रल पावर थी, उनने खलीफा की जो पोस्ट थी उसको ही एक तरीके से कैसा कर दिया था, खत्म सा कर दिया था। तो इसके आंदोलन के मतलब इसके लिए बहुत सारी कंट्रीज में आंदोलन किए गए थे। और उसी आंदोलन में से एक आंदोलन कौन सा है, हमारे इंडिया में जो स्टार्ट हुआ था, खिलाफत मूवमेंट। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या चीज समझी कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे 2 पावर्स थी, एक थी अलाइड पावर्स, दूसरी तरफ थी सेंट्रल पावर। अलाइड पावर्स में फ्रांस, यूके, इटली, जापान, यूएसए जैसी कंट्रीज थी। सेंट्रल पावर में ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरी, जर्मनी टाइप की कंट्रीज थी। मेन चीज हम लोगों ने देखी कि यहाँ पे सेंट्रल पावर जो थी वो हार गई थी अलाइड पावर से। और जब भी कोई वॉर खत्म होती है तो एक तरीके की ट्रीटी साइन होती है। तो जर्मनी ने भी अलाइड पावर्स के साथ ट्रीटी साइन की थी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस के नाम से जानते हैं। ऑटोमन एम्पायर ने भी अलाइड पावर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन की थी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ सर्विस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस ट्रीटी में क्या हुआ था, ऑटोमन एम्पायर का विभाजन कर दिया गया था। ऑटोमन एम्पायर का विभाजन कैसे करा गया, आज के टाइम पे हम जो प्रेजेंट डे टर्की जिसको देखते हैं, टर्की आज के टाइम पे वो है, वही बस ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में दे दी गई थी। बाकी की कंट्रीज को किसके पार्ट्स में किसने डिवाइड कर लिया था, अलाइड पावर्स ने अपने अपने हिस्से में ले लिया था। कोई सी कंट्री पे फ्रांस राज कर रहा था, किसी पे रशिया राज कर रहा था, कोई पे यूएसए राज कर रहा था। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से उस कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। पर जो कंट्रीज अलाइड पावर्स के कंट्रोल में थी, उन कंट्रीज में इस्लाम की बहुत सारी होली प्लेसेस इन्वॉल्व थी। और अगर अलाइड पावर्स उन हिस्सों पे अगर राज करेगी, तो खलीफा जो है, जो ऑटोमन एम्पायर का हेड बोला जाता है, उसकी पावर उन होली प्लेसेस से खत्म हो जाएगी। ठीक है, और अगर उसकी पावर खत्म हो गई तो खलीफा को बोल सकते हैं कि जो लोग हैं वो धार्मिक गुरु के नाम से जानते हैं, स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं, तो उनकी पावर उनसे खत्म हो गई तो लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। क्योंकि अगर उनके धर्म के नाम पे या धर्म से रिलेटेड जो गुरु है उनकी पावर को या उनकी शक्ति को, मतलब उनका जो कंट्रोल है उसको खत्म करने की कोशिश करोगे, तो जो इस्लाम के लोग हैं वो चुप बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। तो अलग अलग देशों में बोल सकते हैं एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। उसी मूवमेंट को हम लोग इंडिया में किस नाम से जानते हैं, खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको 2 लोगों ने, शौकत अली और मोहम्मद अली ने 1919 में स्टार्ट किया था। ठीक है, किस लिए कहता है ये स्टोरी, अब मैंने आपको बता दी कि खलीफा की जो पावर थी, अगर लास्ट में कंक्लूजन देखना है तो जो खलीफा की पावर थी वो एक तरीके से खत्म कर दी गई थी। और जो खलीफा की बोल सकते खलीफा के कंट्रोल में जो इस्लामिक होली प्लेसेस आती थी, उससे भी उसकी पावर क्या हो गई थी, एक तरीके से खत्म कर दी गई थी। इसलिए जो खिलाफत मूवमेंट है वो किस लिए स्टार्ट किया गया था, कि खलीफा को अपनी पोजीशन वापस मिल सके और खलीफा के अंडर में जो भी होली प्लेसेस थी, इस्लाम होली प्लेसेस थी, वापस उनके हिस्से में दे दी जाए। या ऑटोमन एम्पायर के हिस्से में जो
छीनी गई कंट्रीज है वो वापस कर दी जाए, यही खिलाफत मूवमेंट का क्या था, उद्देश्य था। क्लियर हो गया, ये सारी की सारी बैक स्टोरी क्लियर हुई, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखी समझो चीजों को। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, डेट भी बताओ सभी। ईयर तो हम लोगों ने देख लिया, डेट बता दो। ठीक है, तो ठीक है, तो एक ने बताया 3 अप्रैल, पर एग्जैक्ट मूवमेंट का स्टार्टिंग देखोगे तो मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 23 नवंबर 1919 में। ठीक है, किस दिन स्टार्ट हुआ था, 23 नवंबर 1919 में खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी, जो कि 2 लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने इसको पढ़ा। क्लियर हुआ सबको। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से कौन खिलाफत मूवमेंट के मुख्य उद्देश्य थे, कौन कौन से उद्देश्य हमको खिलाफत मूवमेंट में देखने को मिले। पहला कि भारत के मुसलमानों ने ब्रिटिश विरोधी को जगाने की कोशिश किया, जागने की कोशिश की। मुस्लिम समाज को सुधारने के लिए अलग निश्चय मंडल की मांग करना या खिलाफत को बनाए रखना। तुर्क साम्राज्य को बचाने और खिलाफत को बचाने के लिए। कौन से तर्क सही है खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया आंसर देना। तो सबसे पहली चीज देखो, हम लोगों ने देखा कि जो खिलाफत मूवमेंट है वो किन धर्म के लोगों ने स्टार्ट किया होगा, हिंदू लोगों ने स्टार्ट किया था क्या, पर मतलब बाद में ज्वाइन किया था, पर स्टार्टिंग किसने की थी, हिंदू मतलब मुसलमान लोगों ने। क्यों, क्योंकि उनके जो खलीफा हैं, जो उनके स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा था, उनका कंट्रोल छीन लिया गया था। तो सारे के सारे जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान भाई थे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो जो अलाइड पावर से उससे गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे। तो उन लोगों ने सारी की सारी कंट्रीज ने अपनी अपनी कंट्री में ये मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग खिलाफत मूवमेंट की बात करते हो। तो खिलाफत मूवमेंट अगर इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में इसने क्या किया था, भारत के जो मुसलमान थे उनके प्रति ब्रिटिश के खिलाफ विरोधी मतलब भावना जगाना स्टार्ट कर दिया था। पहले मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम लीग बना दी गई थी, मुस्लिम लीग के बाद में एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना के दे दिया था। इससे क्या होगा, जो मुस्लिम लोग हैं वो मतलब ब्रिटिशर्स के साथ में हो गए थे ना एक तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या लग रहा था, कांग्रेस जो है वो हिंदुओं का साथ देती है, हमारा साथ कोई नहीं देता। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना के एक तरीके से मुस्लिम लीग को आश्वासन दिया था ना कि आप इलेक्शन लड़ो और आपकी तरफ से आपकी जगह से जो भी इंसान इलेक्शन लड़ेगा वो मुसलमान ही होगा, और वोट देने वाला भी मुसलमान ही है, मुस्लिम ही है, तो कोई आपको हरा ही नहीं सकता। तो इस चीज से जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स ने किसका भरोसा जीत लिया था, मुस्लिमों का। अब मुस्लिमों का जो भरोसा है वो कब टूटा, इस खिलाफत मूवमेंट के बाद में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखने को मिला कि भारत में जो मुसलमान थे उनके अंदर ब्रिटिश के विरोधी एक भावना जगना स्टार्ट हो गई थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, खिलाफत मूवमेंट से सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, टू रिफॉर्म द मुस्लिम सोसाइटी। तो क्या खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए बनाई गई थी, क्या मुस्लिम सोसाइटी एक तरीके से सुधारने के लिए खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था, नहीं, ऐसी कोई भावना नहीं थी कि इंडिया में उसको मुस्लिम सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया जाए। तीसरा क्या बोल के रखा है, टू सेपरेट इलेक्टोरेट एंड प्रिजर्व द खिलाफत। तो क्या उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाने की बात की थी, नहीं की थी। ये चीज तो हम लोगों ने देखी कि 1909 में ये चीज हो गई थी, तो ये वाला स्टेटमेंट भी खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। फिर चौथा क्या बोल के रखा, टू सेव द ऑटोमन एम्पायर एंड प्रिजर्व द खलीफा। तो जो तुर्क साम्राज्य था उसको बचाना था, और उसके जो खलीफा थे उनकी जो पावर थी उनको भी क्या करना था, उन लोगों को बचाना था। तो ये वाला स्टेटमेंट खिलाफत मूवमेंट से क्या है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। तो क्या है हमारा आंसर 1 और 4। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीछे की बैक स्टोरी बताई कि अब आपको क्लियर होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट किस लिए स्टार्ट किया गया था। तो खिलाफत मूवमेंट जो है वो जो ऑटोमन एम्पायर है, तुर्क साम्राज्य है, उसको फिर से वैसा का वैसा ही बनाने के लिए बनाया गया था कि जो वो कंट्रीज उससे छीन ली गई है वो उसको वापस मिल जाए, और जो खलीफा है वो खलीफा के जो हेड स्पिरिचुअल गुरु है उनकी भी पावर क्या दे दी जाए, वापस दे दी जाए। तो इस तरीके से हमारा जो खिलाफत मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट देखो, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इन 1919। तो 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था, ठीक है भैया, महात्मा गांधी को क्यों चुना जाएगा, ज्यादातर लोग महात्मा गांधी की बात कर रहे हो। महात्मा गांधी कहां से आ गए खिलाफत मूवमेंट में, क्या महात्मा गांधी इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, कि
कि बोल सकते हैं कि फिर वो कहां से इस एंगल मतलब इस सिचुएशन में यहाँ पे आके खड़े हो गए। देखो अब यहाँ पे जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किए किस दो लोगों ने स्टार्ट किया था, शौकत अली और एक मोहम्मद अली। बाद में इनको समर्थन किसने दिया था, तो कांग्रेस ने इनका बहुत ज्यादा समर्थन किया था। ठीक है, क्यों किया था कि गांधी जी को वो एक तरीके से बोल सकते हो कि उनको सच में एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी कि अगर इस आंदोलन में हम लोगों ने मुस्लिम का साथ दिया, इस्लाम धर्म का साथ दिया, तो बेसिकली जो इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग है, जो अभी डिवाइड होके बैठे हैं, वो डिवाइड नहीं होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, यूनिटी आ जाएगी लोगों के अंदर। तो गांधी जी ने इस चीज का फायदा उठा के या मौका देखकर हिंदू और मुसलमान को एक करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया ढूंढा था इस आंदोलन के थ्रू। ठीक है, तो जब हम लोगों ने गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े थे, खिलाफत मूवमेंट से जुड़े थे, तो शौकत अली और मोहम्मद अली खुद ऐसा चाहते थे कि जो महात्मा गांधी हैं वो हमारे अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का क्या करे, अध्यक्षता करे। क्लियर हो गया। तो जो शौकत अली और मोहम्मद अली है उन्होंने खुद ने रिक्वेस्ट की थी महात्मा गांधी को कि आप ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के क्या बनो, कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष बनो या हमारे प्रेसिडेंट बनो। क्लियर हो गया। तो ये चीज याद रखना कि जो खिलाफत मूवमेंट था उसमें गांधी जी ने बाद में इसलिए साथ दिया था कि उनको बहुत अच्छा मौका देखा था कि यहाँ पे जो हिंदू मुसलमान जो अभी लड़ रहे हैं या जो अलग अलग है उनको एक कर दिया जाए, और जब तक वो एक नहीं होंगे ये ब्रिटिश साम्राज्य से वो अकेले नहीं लड़ सकते, अकेले मुसलमान मिलके भी नहीं लड़ सकते और अकेले हिंदू भी नहीं लड़ सकते, उनको साथ में आना पड़ेगा अगर ब्रिटिश साम्राज्य का जो राज है उसको खत्म करना है तो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, हु वन ऑफ द फॉलोइंग रिनाउंड द टाइटल ऑफ हजीक उल मुल्क ड्यूरिंग खिलाफत मूवमेंट। तो निम्नलिखित में से किसने खिलाफत मूवमेंट या आंदोलन के दौरान हजीक उल मुल्क की उपाधि को त्याग दिया था। हजीक उल मुल्क के नाम से किसको उपाधि मतलब धारण थी, किसको दी गई थी ये उपाधि, और बाद में किसने इसको बोल सकते हैं कि त्याग दिया था खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, तो लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो हकीम अजमल खान है वो कैसे रिलेटेड है, या इनके बारे में हमको क्या इंफॉर्मेशन जानने को मिलती है, ये क्या किस तरीके से आज के टाइम पे रिलेटेड हमको देखने को मिलते हैं, या ऐसा इनने क्या काम किया था कि जिसके कारण इनको जाना जाता है, बताओ। हकीम अजमल खान ने, चलो एक और बता देता हूँ कि एक तरीके की यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। जैसे सैयद हमने की मतलब बोल सकते हैं कि जो हकीम अजमल खान है उन्होंने एक यूनिवर्सिटी को स्टार्ट किया था, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। इतना भी बता देता हूँ कि वो अभी के टाइम पे न्यू दिल्ली में रहे, अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है वो। कौन सी यूनिवर्सिटी को हकीम अजमल खान ने स्टार्ट किया था, कोई भी। जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से सुना है आप लोगों ने, ठीक है, न्यू दिल्ली में जो स्टेटेड है। भैया जो जामिया मिली आपकी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो हमारे हकीम अजमल खान ने की थी। ठीक है, ये न्यू दिल्ली की एक बोल सकते हैं एक नामी यूनिवर्सिटी है। फिर दूसरी चीज आप देखोगे तो एक तीबिया नाम का एक कॉलेज था जो कि कहां पर स्टेट है, करोल बाग में, न्यू दिल्ली में आपका देखने को मिलता है। इस कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी, हमारे हकीम हकीम अजमल खान ने की थी। तो दो एजुकेशन से रिलेटेड उन्होंने कॉलेज को बनवाया था, एक यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना किसने की थी, हकीम अजमल खान ने की थी। दूसरी एक तीबिया कॉलेज है जो कि बोल सकते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड है, उस वो भी कहां पर हमको देखने को मिलता है, न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। वो उसकी स्थापना भी किसने की थी, तो हकीम अजमल खान ने की थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इनसे रिलेटेड है कि हकीम अजमल खान इकलौते ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट बने थे या अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि ये पहले मुस्लिम थे, फर्स्ट मुस्लिम लीडर टू चेयर अ सेशन ऑफ हिंदू महासभा। ठीक है, तो हकीम अजमल खान से रिलेटेड ये फैक्ट जरूर अच्छे से याद रखना कि वो इकलौते ऐसे पहले मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने हिंदू महासभा की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ठीक है, एक सेशन में वो प्रेसिडेंट बने थे, तो वो पहले इकलौते ऐसे मुस्लिम लीडर है।
ठीक है, तो याद रखना कि हिंदू महासभा के इकलौते मुस्लिम लीडर के नाम से किसको जाना जाता है, तो हकीम अजमल खान के नाम से। फिर जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी की स्थापना भी उन्होंने की थी। एक तीबिया कॉलेज है जो कि आयुर्वेद से रिलेटेड है, उसकी स्थापना भी किसने की थी, हमारे हकीम अजमल खान ने की थी। ठीक है, तो उन्होंने अगर खिलाफत मूवमेंट की बात करें तो खिलाफत मूवमेंट में कौन सा टाइटल को त्याग दिया था, तो हजीक उल मुल्क के नाम से जो जाने जाते थे, उस वो जो टाइटल था उसको त्याग दिया गया था। नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रीअनाउंस्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ महात्मा गांधी इन द खिलाफत मूवमेंट, तो निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की निंदा की थी, किसने निंदा की थी उनकी। ठीक है, कौन से ऐसे कांग्रेस लीडर थे, ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, जिनके कारण बोल सकते हैं कि पाकिस्तान, बोल सकते हैं कि आपने स्टोरी यही सुनी होगी कि जहां पे अगर इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक तरफ महात्मा गांधी है, एक तरफ हमारे जो मुस्लिम या पाकिस्तान को जिसने अलग किया था वो मोहम्मद अली जिन्ना है। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना की भी बात करते हैं तो बेसिकली ऐसे बुरे इंसान नहीं थे। स्टार्टिंग में आप लोग देखोगे तो वो कभी भी, आप अगर उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे तो जब वो इंडिया में वापस आए थे एजुकेशन कंप्लीट करके, तो कभी भी मुस्लिम धर्म के बारे में या एक तरीके से कट्टर नहीं थे। कट्टर शब्द समझते हो ना, कि अभी बाद में उन्होंने अलग क्यों किया गया था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई थी। जब वो इंडिया में पहली पहली बार आए थे तो वो इस चीज में नहीं मानते थे, हिंदी मुस्लिम अलग अलग धर्म के नाम पर वो इस तरीके से पक्षपात नहीं करते थे। बाद में सिचुएशंस ऐसी बनती गई कि उन लोगों को, उनको ऐसा महसूस कराया गया कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी इंडिया में मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो पोजीशन है वो डाउन है, इससे कंपैरेटिव, हिंदू से कंपैरेटिव, और जो कांग्रेस है वो हमेशा हिंदुओं का साथ देती है। इस तरीके की सिचुएशन पैदा हुई थी। इसके बाद में मोहम्मद अली जिन्ना ने इंडिया पाकिस्तान को अलग करने का सोचा था। ठीक है, बाद में ये चीज हम लोग देखेंगे आगे जब कैबिनेट मिशन की हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी की। तो जो महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया था या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो भी स्टार्ट किया था, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी सहमत नहीं थे। उनको ये लगता था कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने एक मौका देखकर हिंदू और मुसलमान को एक करने की कोशिश तो की है, पर ये एक करने के लिए उन लोगों को एक कोई ना कोई जरिया का जरूरत पड़ी ना, उन लोगों को एक मूवमेंट का जरिया का जरूरत पड़ी। और ये एक तरीके का जो बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट है जब खत्म हो जाएगा ना, तो दोनों के बीच में फिर से दरार आ जाएगी। और ये दरार बोल सकते हैं कि बाद में इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी कि वो बोल दे, उस टाइम पे उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो भारत है, अगर इस टाइम पे हमने रिलीजियस सेंटीमेंट से रिलेटेड भारत को एक करने की कोशिश की, तो जब ये रिलीजियस सेंटीमेंट टूटेगा ना, तो लोगों को इतना जोर से तोड़ेगा कि दो अलग अलग पार्ट्स में भारत डिवाइड हो जाएगा। इस चीज की भविष्यवाणी मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में ही बोल दिया था। तो इस तरीके की चीजों को तर्क देके महात्मा गांधी का सपोर्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं किया था। ठीक है, ना ही हमारे खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने उनका साथ दिया था, ना ही उस बोल सकते कि हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने, उसमें भी उनकी क्या की थी, निंदा ही की थी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट, तो निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन का परिणाम था। इसके कारण क्या हमको देखने को मिला था खिलाफत मूवमेंट के बाद में, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ था, मेन चीज हिंदू और मुस्लिम लोग जो थे वो एक हो गए थे, उनकी यूनिटी, एकता हमको देखने को मिली थी। तो वही है, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस बस नैरन डाउन, या हिंदू मुसलमान का जो अंतर था वो क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, हिंदू मुसलमान का जो अंतर था या डिफरेंस था वो क्या हो गया था, एक तरीके से कम हो गया था। तो लोग मिलकर एक आंदोलन के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, और बोल सकते हैं कि पूरा भारत उस मूवमेंट में इन्वॉल्व था। जब खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं, खिलाफत मूवमेंट के बाद जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उसी के बाद में स्टार्ट हुआ, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पूरा भारत मिलकर उस आंदोलन में साथ दे रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द कांग्रेस सपोर्टेड द खिलाफत मूवमेंट मेनली फॉर, तो कांग्रेस के मुख्य रूप से खिलाफत मूवमेंट को समर्थन किस लिए किया था, कौन कौन से रीजन थे। ठीक है, री इंस्टॉलमेंट ऑफ खालिफ, रिमूवल ऑफ खालिफ, गेटिंग सिंपैथी ऑफ द मुस्लिम, या मार्जिनलाइजिंग जिन्ना इन अ कांग्रेस। कौन कौन से आपके उद्देश्य थे, या एक तरीके से बोल सकते हैं कि मुख्य रूप से कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट का साथ दिया था। ठीक है, तो लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखें तो री इंस्टॉलमेंट ऑफ खालिफ, तो कांग्रेस के लोग भी चाहते थे कि खिलाफ जो खलीफा है उनकी पोजीशन वापस हमको दे दी जाए, खलीफा की जो पोजीशन है वो उनको क्या दे दी जाए, वापस दे दी जाए। और जो ऑटोमन एम्पायर से जो कंट्रीज छीनी गई है, जहां पे होली प्लेसेस बिलोंग करती है इस्लाम लोगों की, वो वापस कर दी जाए। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है।
रिमूवल ऑफ खालिफ, तो वो खालिफा को हटाना चाहते थे क्या मुस्लिम लोग? नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? गेटिंग सिंपैथी ऑफ अ मुस्लिम, तो क्या वो खिलाफत मूवमेंट मतलब जो कांग्रेस के लोग हैं खिलाफत मूवमेंट का साथ देकर मुस्लिम की सिंपैथी गेन करना चाहते थे? हाँ। क्यों? महात्मा गांधी जी, मैंने बोला तो एक तरीके का उनने मौके को देखा था और मौके को देखकर वो मुस्लिम लोगों को अपने साथ मिलाना चाहते थे ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ में। तो वो चीज है कि मुसलमानों का बोल सकते सहानुभूति मतलब एक तरीके से सिंपैथी प्राप्त करना चाहते थे। तीसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें हम लोगों ने देखी कि गांधी जी ने वो एक तरीके से बहुत अच्छे मौके को यूज किया था कि मुस्लिम लोगों का सिंपैथी भी गेन की थी किस मूवमेंट को साथ देकर, बोला खिलाफत मूवमेंट का साथ देकर। नेक्स्ट देखो, इन विच सिटी वाज द कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत कमिटी इन 1920 हेल्ड दैट रिक्वेस्टेड गांधी जी टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में खिलाफत समिति का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया था? ठीक है, तो कौन से सेशन में हमको देखने को मिला ये चीज? ठीक है, किस सेशन में ऐसा हुआ था? खिलाफत मूवमेंट का 1920 का जो सेशन हुआ था उसमें गांधी जी से अनुरोध किया गया था कि वो असहयोग आंदोलन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका भी नेतृत्व आप भी करो। ठीक है, तो ये जो बोल सकते हैं कि अभी मैंने आपको कांग्रेस का बताया था कि कांग्रेस का सेशन लाहौर में हुआ था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट की नहीं बात की, यहाँ पे क्या बोल के रहे? कॉन्फ्रेंस ऑफ खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत समिति का सम्मेलन, ये किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था ये सेशन? इलाहाबाद में हुआ था। तो इस सेशन में बताया गया जो खिलाफत मूवमेंट के लोग थे वो चाहते थे कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करें और उसका भी लीडरशिप कौन करे? गांधी जी ही करे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लैंड हैड रिमूव द नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन इन द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920? तो निम्नलिखित में से किसने 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नागपुर अभिवेशन सहयोग प्रस्ताव पेश किया था? किसने पेश किया था 1920 में? ठीक है, तो जो सी आर दास थे उन्होंने इस तरीके का प्रस्ताव को बोल सकते हैं कि पेश किया गया था। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए एक तरीके का क्या दिया गया था? बोल सकते हैं कि हमारा अभिदेश का एक सहयोग प्रस्ताव दिया गया था। तो वो प्रस्ताव कहां पे मतलब कि पास हुआ था? नागपुर सेशन में पास हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? तो सी आर दास ने किया था। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर द फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? डेट के साथ में बताना सभी। ठीक है, तो ईयर तो सब लोगों को पता है। खिलाफत मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट किया गया था? 1919। और उसी के एक साल के बाद हमको कौन सा आंदोलन देखने को मिला था? असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो लोगों के आंसर आना स्टार्ट हो गए। तो 1 अगस्त 1920 में हमारा क्या स्टार्ट हो गया था? असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो डेट हमको याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड गांधी जी गिव द स्लोगन ऑफ स्वराज इन अ ईयर? गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज दिलाने का नारा किस आंदोलन में दिया था? किस मूवमेंट में उन्होंने कहा था कि अगर इस मूवमेंट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो एक साल के अंदर अंदर हमको स्वराज मिल जाएगा? ठीक है, तो किस मूवमेंट के टाइम पे बोला था उन्होंने? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे बोला था। कि उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि इस मूवमेंट को चलाना चाहिए, कि ये मूवमेंट जो है ट्रस्ट के बेसिस पे, ट्रुथ के बेसिस पे और नॉन वायलेंस के बेसिस पे चलना चाहिए। अगर इस मूवमेंट को इस तरीके से मतलब कि बिना हिंसा के इस मूवमेंट को आप कंटिन्यू करोगे तो एक साल के अंदर अंदर आपको क्या मिल जाएगा? स्वराज मिल जाएगा। पर उनकी बस एक ही शर्त थी कि हिंसा नहीं होनी चाहिए और उन्होंने ये चीज ही डिमांड कर दी थी। सीधा उन्होंने बोल दिया कि जिस दिन इस मूवमेंट में कोई भी हिंसा हुई वो उसी दिन इस आंदोलन को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था तो वो एक ही शर्त पे किया था कि एक साल के अंदर अंदर मैं आपको स्वराज दिलवा तो दूंगा, पर स्वराज को दिलाने के लिए आपको कोई भी तरीके की हिंसा नहीं करनी। अगर किसी ने भी इस मूवमेंट में हिंसा की तो उसी टाइम पे इस मूवमेंट को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किसके टाइम पे बोला था कि एक साल में हमको स्वराज मिल जाएगा इस मूवमेंट को अगर हम कंटिन्यू करेंगे? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को या असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
ठीक है। द पीरियड ऑफ द मूवमेंट वॉज 1920 to 1922. अटेनमेंट ऑफ स्वराज विद इन अ ईयर विद इट्स मोटो. इट कंप्राइज द प्रोग्राम ऑफ द बॉयकॉट और मोहम्मद अली जिन्ना हैज सपोर्टेड दिस मूवमेंट. तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने दो मूवमेंट का बोल सकते, खिलाफत मूवमेंट में भी गांधी जी या कांग्रेस का साथ नहीं दिया था, और असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी मोहम्मद अली जिन्ना ने सहयोग नहीं दिया था. तो चौथा वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? ठीक है, तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि बाकी के तीन स्टेटमेंट सही है. तो पहले की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसकी टाइमलाइन कब मानी जाती है कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 में क्या हो गया था ये? अब 1922 में खत्म क्या हुआ था, क्या रीजन था? चौरी चौरा इंसिडेंस हम लोगों ने देखा. अब मैंने आपको अभी हाल बोला था कि गांधी जी ने क्या शर्त रखी थी कि अगर किसी भी तरीके की हिंसा अगर हुई तो वो उसी टाइम पे वो आंदोलन को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे. तो चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ, इस तरीके का इंसिडेंट जब गांधी जी को पता चला कि उसी दिन गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, और खुद क्या हो गए थे, अरेस्ट हो गए थे, उनको बंदी मतलब कि गिरफ्तार कर लिया गया था. इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती है. तो हम लोग बात करते हैं तो मतलब कि हमारा 1 अगस्त 1920 में ये स्टार्ट हुआ और लगभग 5 फरवरी 1922 को ये खत्म हो गया था. ठीक है, तो 5 फरवरी 1922 को हमारा बोल सकते चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था. फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का आदेश बाकी दिया गया था गांधी जी के थ्रू. दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, सही है. और इसमें बहिष्कार का कार्यक्रम शामिल था. तो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोला था सब लोगों से कि जो भी लोग हैं वो एक तरीके से क्या करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे. कैसे सहयोग नहीं करेंगे? अगर कोई भी बच्चे हैं अगर इंग्लिश स्कूल में या ब्रिटिश स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वो स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज वाले बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे, जो भी लोग मतलब सरकारी मतलब दफ्तर में काम करते हैं वो अपनी जॉब पे नहीं जाएंगे, आर्मी वाले आर्मी के लिए जॉब पे नहीं जाएंगे, पुलिस स्टेशन वाले अपने काम पे नहीं, मतलब कि एक तरीके से सहयोग नहीं करेंगे. ब्रिटिश एम्पायर, मतलब देखो गांधी जी को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी. अब पहले के जो कांग्रेस लीडर थे उनको भी ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर थी. ब्रिटिश एम्पायर जो है या ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया में राज किस कारण कर पा रहे हैं? सबसे मेन कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर पा रहे थे कि इंडिया के लोग सबसे पहले उनका सहयोग कर रहे थे कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर हम लोग दे देते हैं या कोई भी उनको काम दे देते तो इंडिया के लोग क्या करने, उनको तैयार है करने के लिए. तो मेन चीज गांधी जी को क्या समझ में आएगी थी कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, ब्रिटिश राज है, वो इंडिया में क्यों है अभी तक, क्योंकि इंडिया के लोग इनका क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए कॉर्पोरेट कर रहे हैं हर चीज में. तो इस चीज को खत्म करने के लिए इसलिए उन्होंने कौन से कॉपरेशन की स्टार्टिंग की थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. अगर ब्रिटिश एम्पायर में अगर ब्रिटिशर्स के ऑफिस में अगर काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो ब्रिटिश एम्पायर चलेगा कैसे? तो मेन उनका यही रीजन था. इसलिए वो सभी लोगों से कहते थे, जो लॉयर्स वगैरह थे या जो बोल सकते जजेस वगैरह थे, जो इंडियन जजेस थे, पुलिसमैन थे या आर्मी में जो लोग थे, वो क्या करे, इस आंदोलन में कैसे सहयोग करे, अपना सहयोग ना देकर, कि अगर कोई भी उनसे काम दिया गया है करने के लिए तो उसमें सहयोग ही ना करे, कॉर्पोरेट ही ना करे. ठीक है, अब एक मेन डिफरेंस है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में. अभी समझ लो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या बोला था गांधी जी ने कि सहयोग मत करना. अगर आपसे कोई चीज बोली गई है कि इसको पास करो, या कोई भी आप ऑफिस में काम करने के लिए बैठे हो और ब्रिटिश एम्पायर ने आपने बोला कि ये वाला जो काम है आपको वो करके देना है, तो वो काम करके मत दो. ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में उन्होंने क्या बोला था कि सहयोग तो मत करो, उल्टा जो कानून है उनको भी तोड़ना स्टार्ट कर दो, जितने भी लॉस है उनको तोड़ना स्टार्ट कर दो. ठीक है, तो हमने सॉल्ट मार्च के बारे में देखा था, जो सॉल्ट लॉ था, तो गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था ना. तो पहली चीज तो अगर नॉन कॉपरेशन की बात करें तो पहले तो उस लॉ को मानो ही नहीं, और मानने की जरा उसका उल्टा क्या करो, तोड़ना स्टार्ट कर दो. तो उसमें हमारा कौन सा मूवमेंट आ जाएगा, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर हो गया? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने इतना बोला था कि बस सहयोग मत करो अभी. ठीक है, तो यही चीज थी हमारी. ठीक है, तो इसमें बहिष्कार वगैरह और जो हम आप बोल सकते हैं कि चीजों का बहिष्कार करने के लिए बोला गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है हमारा, सही है. बस मोहम्मद अली जिन्ना वाला गलत है कि जहां पे भी खिलाफत मूवमेंट और आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात आ जाएगी उधर वहां पे मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका समर्थन नहीं किया था कभी भी. नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो निम्नलिखित में से कौन से कथन पर विचार कीजिए. इनमें से आपको बताना कि सही कौन सा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढना है. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं.
भैया एक जना पूछ रहा है कि सर इनमें से कोई एग्जाम में आएगा भी या नहीं। भैया अगर यही क्वेश्चन प्रिंट आ जाए ये गारंटी नहीं दे सकता, पर अगर उसके पीछे का अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया या जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो समझ लिया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। यही का यही क्वेश्चन छप जाए इसकी गारंटी नहीं दे सकता मैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेड टू द कांग्रेस बिकमिंग अ मास मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम लोगों ने देखा, बस यहाँ पे देख लो सभी, तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया कांग्रेस, पहली बार जन आंदोलन बन गई थी। तो इस तरीके का जो मूवमेंट था वो पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा कि अखिल भारतीय लेवल पे हम लोगों को क्या देखने को मिला था, इस मूवमेंट का समर्थन देखने को मिला था। हर इंसान ने अपनी अपनी तरीके से इसका सहयोग देने की कोशिश की थी। नेक्स्ट देखो, ग्रोथ ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो हिंदू मुसलमान की एकता में विकास हमको देखने को मिला था। खिलाफत मूवमेंट में ये लोग एक साथ हुए थे, और जब हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट में साथ दिया तो मुस्लिम लोगों ने भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमारा क्या किया था, सहयोग किया था, हमारा साथ दिया था। तो इसमें भी हमको ये दूसरा स्टेटमेंट सही देके रखा है। रिमूवल ऑफ फियर ऑफ ब्रिटिश माइट केम फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द पीपल, तो इस आंदोलन के बाद में लोगों के मन से अंग्रेजों का जो भय था वो भी क्या हो गया था, दूर हो गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट विलिंगनेसली टू ग्रांट अ पॉलिटिकल कंसेशन टू द इंडियन ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो भारतीय में राजनीतिक रियासतों में देने को ब्रिटिश सरकार ने कुछ इच्छा के बयाने दिए थे, तो कुछ कंसेशन देने की बात की। तो ब्रिटिशर्स ने कुछ कंसेशन दिया था क्या हमको, नहीं दिया था। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, तो यही वाला हमको ढूंढना था कौन सा मतलब स्टेटमेंट गलत है। तो पहला हमारा चौथा स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और बाकी के तीन स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो ए बी सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे, बस चौथा हमारा स्टेटमेंट कौन सा गलत है कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई कंसेशन नहीं दिया था इस बोल सकते मूवमेंट के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी विच ही सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि जिनमें से असहयोग आंदोलन के दौरान उन मतलब कि उन्होंने असमर्थन किया था, किस टाइटल को उन्होंने वापस कर दिया था, ब्रिटिशर्स की दी गई। ठीक है, केसरे हिंद की जो उपाधि महात्मा गांधी को मिली थी वो उन्होंने कब वापस कर दी थी, असहयोग आंदोलन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, बहुत सी बुकों में असहयोग आंदोलन दे के रखा है, बहुत सी बुकों में जलियांवाला बाग के बारे में बता के रखा है कि उन्होंने जलियांवाला बाग मैस्क्रे के बाद में ये उपाधि दी थी। तो दोनों तरीके से याद रखना, जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम आ जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग, तो लगभग रिलेटिवली दोनों पीरियड के बीच में इस उपाधि को उन्होंने छोड़ा था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे हम लोगों को ये चीज देखने को मिली थी। तो खिलाफत मूवमेंट की स्टार्टिंग बोल सकते हो, और जो जलियांवाला बाग मैस्क्रे जो हुआ था उसी टाइम पे ये उपाधि को उन्होंने, रैली में ज्यादा प्रदर्शन हो गए थे तो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने उस रैली में लाठी चार्ज कर दी थी, और वो लाठी चार्ज कर दी गई तो कुछ लोगों को मतलब कि ज्यादा चोट लग गई थी। तो जब लोग घर वापस गए तो उसका बोल सकते कि विरोध करने के लिए फिर से वो रात में पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हो गए थे। तो पुलिस स्टेशन को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अब चारों तरफ से घेरा देखकर ब्रिटिश जो पुलिसमैन थे वो डर गए, एक तरीके से डर के रूप में वो बाहर आके उन्होंने एक पुलिस मतलब कि एक गन को फायर कर दिया, किसी की तरफ नहीं किया, ऊपर ओपन फायर किया था। तो जब ओपन फायर किया तो लोगों के अंदर और आक्रोश जग गया। आक्रोश जगा तो बेसिकली एक हवलदार की और एक जो बोल सकते कि हमारे इधर के मतलब कि आंदोलन में काम करने वाले इंसान की भिड़न हो गई थी, बीच में लड़ाई हो गई थी। तो जैसे ही उनकी बीच में लड़ाई हुई और उसको मार दिया गया, मतलब कि वो पुलिसमैन ने उसको ज्यादा जोर से मार दिया, तो जो बाकी के लोग थे वो और ज्यादा गुस्सा हो गए। एक तो उन्होंने हवा में फायर कर दिया था और दूसरा कि एक इंसान को मार दिया था। तो ये चीज गुस्सा में आके उन लोगों ने जो पुलिस स्टेशन था उसमें ही आग लगा दी, आग फूक दी पूरी की पूरी। ठीक है, तो जब उसमें आग लगाई गई तो लगभग बोल सकते कि 22 जो ब्रिटिश पुलिसमैन थे वो क्या हो गए थे, उसी के अंदर जल के मर गए थे। तो ये जो आंदोलन था वो एक तरीके का हिंसक आंदोलन था। जब इस तरीके की चीज महात्मा गांधी जी को पता चलेगी तो गांधी जी क्या करेंगे, सबसे पहले जो आंदोलन था उसको बंद कर देंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही शर्त रखी थी कि उनका एक ही सिद्धांत है कि जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो भी आंदोलन कर रहा हूं, वो हमेशा अहिंसा के दम पर ही होगा, और जिस दिन कोई भी इंसान हिंसा करेगा वो उसी दिन आंदोलन को खत्म कर देंगे। तो ये मूवमेंट के बाद में उन लोगों ने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो पूरे इंडिया लेवल पे चल रहा था ना, उसको एकदम से खत्म कर दिया। अगर कोई भी मूवमेंट इंडिया लेवल पे चल रहा है और इंडिया मूवमेंट में चलने के बाद अगर कोई छोटी सी जगह पे इस तरीके के हिंसक आंदोलन होते हैं, तो क्या इसके कारण पूरे इंडिया का मूवमेंट को खत्म कर देना चाहिए था क्या? अब ज्यादातर लोगों का यही मानना था कि एक छोटे से गांव के इंसिडेंट के कारण आप पूरे इंडिया लेवल का जो बोल सकते हैं कि आंदोलन चल रहा है उसको कैसे खत्म कर सकते हो। तो यही मूवमेंट था कि यहाँ पे इस मूवमेंट के बाद में जैसे ये मूवमेंट आपका आंदोलन खत्म हुआ,
असहयोग आंदोलन खत्म हुआ, गांधी जी गिरफ्तार हुए। जब गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया तो हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलन है या क्रांतिकारी लोग हैं उनके अंदर एक तरीके से आक्रोश जगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये मूवमेंट खत्म हुआ था तो 1923 से लेके 28 के बीच में बहुत क्रांतिकारी आंदोलन हमको देखने को मिले, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट हमको देखने को मिले, हमने अभी देखा था। तो उसी के बाद में हमने 1924 में एक गठन बना था जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था। तो उसी के बाद में बनाया गया था एक स्वराज पार्टी भी इसी कॉपरेशन के या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में स्टार्ट हुई थी। तो गुस्से के रूप में लोगों ने बोल सकते हैं क्रांतिकारी आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि ये जब बोल सकते हैं कि ये इतने जो मूवमेंट था बहुत लेवल पे पहुंच गया था, एक पीक पे पहुंच गया था। और गांधी जी ने लगभग ये इंसिडेंट 5 फरवरी को हुआ था और 1 फरवरी को उन्होंने अनाउंस किया था कि यही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अब वो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के रूप में स्टार्ट करने वाले, क्योंकि वो और बड़ा लेवल का मूवमेंट होता। पर वो मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ये हिंसक रूप हो गया, तो लोगों ने क्या कर दिया, बोलता कि गांधी जी ने ही वो आंदोलन को खत्म कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते कि क्रांतिकारी आंदोलन इस मूवमेंट के बाद में स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो ये फेज याद रखना कि कभी भी एक तरीके का जब आंदोलन बोल सकते कि बड़े लेवल पे चल रहा है और एकदम से आप अगर उसको खत्म कर दो तो क्या होगा, लोगों के अंदर आक्रोश जगेगा ना कि जब हम जीतने वाले थे और जीतने से एक कदम पहले आपने बोल सकते कि हमको हरा दिया या हमको आगे ही नहीं बढ़ने दिया, तो लोग गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे। तो वही गुस्सा जो है लोगों को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में हमको देखने को मिला था, भगत सिंह ने जो किया था, हमको रास बिहारी बोस के बारे में देखने को मिलता। तो ये सारी चीजें इसी मूवमेंट के बाद में हमको देखने को मिली थी। क्लियर हो गया? तो ये चीज याद रखने की, जब भी कोई मूवमेंट रहता है तो इस मूवमेंट को अगर एकदम से बंद कर दिया जाए तो लोगों के अंदर आक्रोश जगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन विच डिस्ट्रिक्ट चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन। तो चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि गोरखपुर के एरिया में हमको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज अ हिमालयन वंडर। तो किस घटना के बाद में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालयी भूल कही थी, मतलब कि हिमालय की तरह, हिमालय मतलब कि बहुत बड़ी भूल कर दी उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करके। किस मूवमेंट के बाद कहा था? ठीक है, तो किस मूवमेंट के बाद कहा था? चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में कहा था। ठीक है, क्योंकि वो चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वॉयलेंस नॉन वॉयलेंस के दम पर रहे, अहिंसा के रूप में ही आंदोलन आगे बढ़े। पर उस टाइम पे क्या हो गई थी, बहुत बड़ी हिंसा हो गई थी, छोटी मोटी नहीं हुई थी वो। ठीक है, 22 लोग जल के मर गए थे, तो वो मूवमेंट बहुत बड़ा था और वो नहीं चाहते थे कि इस तरीके का मूवमेंट कभी भी हो। नेक्स्ट देखो, इंडिकेट ट्रू सीक्वेंस ऑफ द इवेंट कन्फरिंग द पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन का स्थगन के संबंधित घटनाओं के बारे में बताइए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था बंद कर दिया गया था और उसको बोला गया था कि वो आगे कभी कंटिन्यू होगा। ठीक है, पोस्टपोन कर दिया गया था। तो पूरा सीक्वेंस बताओ, मैंने आपको बताया सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस सही है? ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, सबसे पहले पुलिस वालों ने क्या की थी, फायरिंग की थी। फायरिंग को देखने के बाद जो क्राउड थी, वहां पर जो लोग थे वो क्या हो गए थे, हिंसक हो गए थे। ठीक है, इसके बाद गांधी जी ने जब हिंसक ये चीज चौरी चौरा मूवमेंट जब गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने उसको क्या कर दिया था, उस मूवमेंट को मतलब कि पोस्टपोन कर दिया था, एक तरीके से क्या कर दिया था, खत्म ही कर दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट चीज क्या कर दिया था, जब उस मूवमेंट को खत्म कर दिया गया तो मूवमेंट के बाद में गांधी जी को क्या कर दिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। तो 1 2 3 4 सारे के सारे सिक्वेंस हमारे कैसे हैं, लाइन से ही है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट याद रखना, पहले फायरिंग हुई, फायरिंग के बाद में लोग हिंसक हुए, हिंसक के बाद वो मूवमेंट हुआ, 22 लोगों को जला दिया गया। जब एक दिन बाद गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने उसको बोल सकते पोस्टपोन कर दिया, मूवमेंट को एक तरीके से खत्म ही कर दिया। और बाद में क्या हो गई थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल में चले गए थे वो। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग 1923 टू 98 द रेपुटेशन ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडियन पॉलिटिक्स वाज ड्यू टू। तो 1923 से 28 के दौरान भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की जो पूर्णगाति थी वो किस कारण थी? अभी मैंने बताया था 1923 से 28 के बीच में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, तो उसका रीजन क्या था, किस कारण ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे? इसी बीच में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन देखने को मिली, हिंदुस्तान सोशल मतलब हमारी रिपब्लिक वो एसोसिएशन देखने को मिली। तो बहुत सारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे इस टाइम पे। किस कारण हुए थे? क्योंकि गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो क्या कर लिया था, उसको पोस्टपोन कर दिया था, ये खत्म कर दिया था। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो,
द मेन आउटकम ऑफ 1921 एंड 22 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज, तो जो बोल सकते हैं कि जो हमारा 1920 से 22, ये 20 होगा, 1920 से 22 से असहयोग आंदोलन का मुख्य परिणाम क्या था? आखिरी में हमको क्या रिजल्ट देखने को मिला? क्या हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला, प्रांतों का अधिक शक्ति देखने को मिला, केंद्रीय प्रधान सभा में निश्चित सदस्यों की संख्या की वृद्धि देखने को मिली, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन देखने को मिला? ठीक है, तो क्या देखने को मिला हमको? हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिला। डी कौन बता रहा है? विभाजन कहां से हो गया भैया? विभाजन तो पहले ही करा दिया था हमने। ठीक है, तो मॉडरेट और एस्टिमेट्स तो पहले ही अलग हो गए थे, जो कांग्रेस का विभाजन और कितना विभाजन कराओगे? ठीक है, तो यहाँ पे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में हमको क्या देखने को मिला? एक तरीके से हिंदू मुस्लिम में और एकता देखने को मिली। नेक्स्ट देखो, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ, तो जो स्वराज पार्टी थी वो किस मूवमेंट के या किस के कारण, किस विफलता के कारण बाद में शुरू हुई थी? ठीक है, तो किस मूवमेंट के बाद हमको देखने को मिला था स्वराज पार्टी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन के बाद ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किस ईयर में स्टार्ट की गई थी स्वराज पार्टी? ठीक है, तो 1 जनवरी 1923 में ही हमको देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि इस तरीके के पार्टी का गठन होना स्टार्ट हो गया था वो कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में। जो लोग मतलब महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे इस आंदोलन से लेके कि एक छोटे से इंसिडेंट के कारण आप पूरे इंडिया लेवल का जो बोल सकते हैं कि आंदोलन है, या कौन बोल सकते हैं कि जो आपका जो मूवमेंट चल रहा है उसको एकदम से बंद नहीं करना चाहिए था। तो इस तरीके से विचार आ गए थे लोगों के अंदर, और उसी के कारण हमको देखने को मिला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी। उसी तरफ अगर दूसरा देखें तो हमको स्वराज पार्टी भी देखने को मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी बनाई किसने थी? किसके द्वारा इसका गठन किया गया था? ठीक है, तो दो लोगों ने बनाई थी, एक थे हमारे CR दास और दूसरे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के बारे में पता है आप लोगों को? किसके पिताजी थे? ठीक है, तो पहले प्राइम मिनिस्टर के। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट इन अ करेक्ट मैच? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये आपका क्या है? आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ये सेशन को, अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो इसका आंसर अभी के अभी आप कमेंट सेक्शन में दे दोगे। ठीक है, अगर थोड़ा भी ध्यान से आपने देखा हो तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को क्या कौन कौन सी चीज़ें हमने डिस्कस की, तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में समझा, और नॉन कॉपरेशन से सबसे पहले हमने खिलाफत मूवमेंट के बारे में देखा था कि खिलाफत मूवमेंट जो है वो असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम लोगों ने उसके पीछे की एक स्टोरी समझी थी, खलीफा के बारे में समझा, वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में समझा। तो इसको अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना। ठीक है, स्टडी करने के बाद खिलाफत मूवमेंट भी आपको क्लियर हो जाएगा, फिर खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कल के सेशन में हम लोग साइमन कमीशन के बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे, तो साइमन कमीशन पढ़ के आना सभी। थैंक यू।